ओके, तो शुरू करते हैं फिर से। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर एस ए एल्गोरिथम जो है, तीन देर वर थ्री पीपल्स दैट हैव डेवलप्ड आर एस ए एल्गोरिथम, that these three peoples are from MIT, and their names are Ron Rivest, Adi Samir, and Lynn Edelman. Lynn Edelman, AD, at MIT. So these three peoples were at MIT at the time, and they published this algorithm in 1978. Now, RSA algorithm was developed in the response to the challenge that was introduced by Diffie-Hellman in 1976. So actually, Diffie and Hellman were the two persons. They introduced public key cryptography first time in the academic world, you can say. हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में एनएसए एंड ब्रिटेन की जो एजेंस काउंटर पार्ट है एनएसए का, तो दे वर नोइंग दिस क्रिप्टो सिस्टम. Okay, so RSA was the one of, you can say that, one of the first successful crypto system in the public key cryptographic domain. So this was the brief history of the RSA. So there is a company RSA Data Security जो जिसका इसके पास पेटेंट था. So actually these three people found a company, uh, and patented RSA, and RSA के बेस पर they started giving the software और हार्डवेयर प्रोडक्ट, सो जिसमें आप सिक्योरिटी सिस्टम में RSA को इम्प्लीमेंट कर पाएँ. ओके, सो RSA को मार्केट में लाने के लिए ये कंपनी फाउंड की गई, एंड दिस कंपनी वाज हैविंग पेटेंट ऑन द RSA. हालांकि अब नाउ RSA का पेटेंट एक्सपायर कर चुका है. पेटेंट की लाइफ आई होप, आई गेस 20 या 25 ईयर होती है. ओके, so now RSA is not patented, but it is very widely used public key cryptographic algorithms, and uh, it is still being used. ठीक है, हालांकि it is algorithm but which is a bit slow in comparison to the some other algorithms that have came recently, especially elliptic curve cryptographic algorithms. ठीक है, so we will talk about elliptic curve cryptographic algorithms. So recently ही elliptic curve cryptographic algorithms में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, बट उसमें अभी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी डोमेन में इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो रही है. उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी ये टेक्नोलॉजी पेटेंट से कवर्ड है. हम्म? और उसके जो ज़्यादातर पेटेंट है सर्टिकॉम नाम की कंपनी उसके पास है. सो ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ RSA. सो RSA जो एल्गोरिथम है, चूँकि जैसे इट इज़ ए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, सो आपका ईच यूजर रिक्वायर टू ए पेयर ऑफ की. ओके, so in case of RSA, uh, each user has a pair of key, जैसा कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में होता है. ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, की जनरेशन करना पड़ेगा. लेकिन की जनरेशन से पहले आपको जो है कुछ पैरामीटर्स सेलेक्ट करने होंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द की जनरेशन. सो सपोज दैट एलिस इज सम यूजर. ओके, सो लेट्स सी हाउ एलिस विल जनरेट द की. सो की जनरेशन से पहले एक्चुअली कुछ पैरामीटर्स होंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट दोज पैरामीटर्स. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट टू sufficiently large prime numbers p comma q. ओके, एंड p comma q ऐसे चुनने हैं कि p इज नॉट इक्वल टू q. ओके, सो ये दो सफिशिएंटली लार्ज प्राइम नंबर आपको चूज करना पड़ेंगे. तो सफिशिएंटली लार्ज नंबर का मतलब ये है कि पी एंड क्यू का मल्टीप्लिकेशन का साइज इतना हो कि वो करंट कंप्यूटेशन के अकॉर्डिंग आप उस सेट को मतलब प्रोटेक्ट रख पाएँ, या ये कहिए पी एंड क्यू सब इतने लार्ज होना चाहिए कि इनके मल्टीप्लिकेशन को इजीली फैक्टर नहीं किया जा सके. सो नाउ जो स्टेप इसी में ये पहली स्टेप हो गई. देन
we need to compute a number n which is actually multiplication of these two prime numbers p and q, ठीक है। एंड देन स्टेप 3 हमें फाई एन कंप्यूट करना है। तो फाई एन का आप जानते हैं फाई एन क्या है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसको याद रखना है, यूलर टोसेंट फंक्शन है। और आपको मालूम है कि ये जो n है दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, तो आपको फाई एन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, फाई पी इंटू फाई क्यू। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, फाई पी प्राइम नंबर पी प्राइम है तो इसमें नंबर ऑफ रेसिड्यू या ये का यूलर टोसेंट फंक्शन की वैल्यू पी माइनस वन होगी और इसके करस्पॉन्डिंग क्यू माइनस वन होगी। तो आपने फाई एन कंप्यूट कर लिया। नाउ अब की सिलेक्शन होगा। सो एलिस को एक की चूज करना है। सो पहले की सिलेक्शन के लिए ये तो बेसिक स्टेप है, ये जनरली दोनों पार्टी को करना पड़ेगा जब वो कॉमन पैरामीटर्स पर एग्री कर रहे हैं, या जो भी लोग आर एस इस्तेमाल कर रहे हैं दे विल हैव दीज कॉमन पैरामीटर्स। ओके, नाउ सपोज एलिस वांट टू चूज ए आर एस ए की। सो व्हाट एलिस विल डू, एलिस विल सेलेक्ट एन इंटीजर, select an integer e, और ये e का सिलेक्शन कैसे होना है, रैंडमली। ओके, सो ये आपको देखेंगे, इसीलिए हमें यहाँ सूडो रैंडम नंबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप e को जो सेलेक्ट करेंगे वो रैंडमली नहीं करेंगे, देन की आपकी प्रिडिक्टेबल हो जाएगी। सो आप e को आप चूज कर लीजिए रैंडमली, देन और ई कैसा होना चाहिए कि ई जो है वो आपके फाई एन के को प्राइम होना चाहिए। फाई एन एक नंबर जो है दिस नंबर, सो ई और इनके बीच में कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। सो दैट इज, इसको अब मैं मैथमेटिकली इस तरीके से लिख रहा हूँ, जी सी डी ऑफ फाई एन कॉमा ई इज 1 एंड 1 लेस देन ई लेस देन फाई एन, ठीक है। सो आपको ई जो है ना नंबर ऐसे चुनना है कि ये फाई एन के को प्राइम हो। आपको मालूम है ये भी को प्राइम का ही मतलब एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन है, क्योंकि को प्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो, या ये कहिए कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जीसीडी 1 हो। ओके, और ये नंबर 1 और फाई एन के बीच में होना चाहिए। सो ये अब एलिस ने सेलेक्ट कर लिया, तो एलिस अब क्या करेगी, एक नंबर डी कंप्यूट करेगी, एक कंप्यूट डी विच इज एक्चुअली ई इनवर्स mod phi n। okay, so now we can put here say number 2। नाउ पब्लिक की प्राइवेट की अब एलिस की कैसे डिफाइंड होंगी। सो लेट्स से फर्स्ट डिफाइन पब्लिक की, डी के ये सब कंप्यूटेशन होने के बाद एलिस के पास जो पब्लिक की होगी वो होगी ई कॉमा एन, ये टपल या ये कहिए आप इसको हम सेट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट्स से दिस इज ई कॉमा एन, दो वैल्यूज एक्चुअली, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है पब्लिक की कहलाता है। सो दिस इज द पब्लिक की फॉर एलिस एंड प्राइवेट की फॉर एलिस इज डी कॉमा एन। सो एक्चुअली एन आपका पब्लिक पैरामीटर होता है। सो समटाइम्स हम इसे केवल प्राइवेट की को डी से ही रेफर करते हैं। सो एलिस की पब्लिक की जो है ई कॉमा एन हो गई और प्राइवेट की हो गई डी कॉमा एन। सो समटाइम्स हम देखेंगे केवल ई को हम पब्लिक की बोलते हैं और डी को प्राइवेट की बोलेंगे, एन को हम कई बार मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि एन अंडरस्टूड है। सो दिस इज हाउ एलिस विल पब्लिक देयर प्राइवेट की है। सो नाउ इनक्रिप्शन कैसे होगा, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे होगा, लेट्स सी। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, सो लेट्स से दो पार्टीज हैं, अगेन हम मान लेते हैं वही एलिस एंड बॉब। हियर इज एलिस इज देयर, बॉब इज देयर, ठीक है। तो एलिस के पास सपोज
अपनी पब्लिक की होगी, पब्लिक की पेयर होगा, और बॉब के पास भी अपना पब्लिक की प्राइवेट की पेयर होगा। एंड लेट्स से एलिस की जो पब्लिक की है, हमें एलिस की पब्लिक की ज़रूरत नहीं है, लेट्स से बॉब की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर बॉब है पब्लिक की ई कोमा एन एंड प्राइवेट की डी कोमा एन। ठीक है, ये प्रोसेस को अभी थोड़ी देर भूल जाइए, ये पब्लिक की है। एंड एलिस वांट टू सेंड ए मैसेज, सो एलिस के पास एक मैसेज एम है, एंड एलिस वांट दिस एम टू बी सेंट कॉन्फिडेंशियली टू बॉब। ओके, तो जैसा कि मैंने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में बताया था कि जब आपको किसी को मैसेज भेजना है तो आप उसकी पब्लिक की से इनक्रिप्शन करके भेज दीजिए। ठीक है, तो ओबियसली जब हमें एम को इनक्रिप्ट करके भेजना है तो मुझे पब्लिक की किसकी लगेगी, बॉब की। ओके, सो व्हाट एलिस विल डू, एलिस जो है ना बॉब की, जैसे मैंने बताया कि आपके ये जो पब्लिक कीज हैं ये ट्रस्टेड थर्ड पार्टी सर्वर पर हैं, तो एलिस बॉब की सर्वर से रिट्रीव कर सकती है, या तो बॉब से ले लेगी और सर्टिफिकेट ले लेगी साथ में, या बॉब की दे देगा, सर्टिफिकेट वो सर्वर से चेक करके वेरीफाई कर लेगी कि ये बॉब ने सही की दी है या नहीं दी है। सो देयर इज ए टीपीए सर्वर, यू कैन से, सॉरी थर्ड पार्टी सर्वर, और ट्रस्टेड थर्ड पार्टी सर्वर, यू हैव टू शुड से ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, टीपी मतलब थर्ड पार्टी सर्वर, ट्रस्टेड सर्वर है। सो बॉब ने अपनी पब्लिक की एलिस को बताई, या फिर एलिस बॉब अपनी की यहाँ रख देगा तो की एंड सर्टिफिकेट यहाँ से एलिस रीड कर सकती है ना, या बॉब पब्लिक की दे रहा है, सर्टिफिकेट यहाँ से आप ले लीजिए, जिससे आप ऑथेंटिकेट कर लेंगे कि मैं जो की एलिस जो की यूज़ कर रही है वो बॉब की ही पब्लिक की है। ओके, सो नाउ इनक्रिप्शन कैसे होगा, सो एम इज सपोज मैसेज, एंड ये जो एम है ये दिस वैल्यू शुड बी लेस देन एन। ओके, सो एम कोई मैसेज है, अब वी विल सी दैट कि ये ऐसे कैसे इंश्योर किया जाता है कि एम की वैल्यू लेस देन एन होगी। सो सपोज दैट मैसेज एम इज देयर एंड दिस इज लेस देन एन। सो नाउ इनक्रिप्शन कैसे होगा, सिंपली एलिस को क्या करना है कि एम जो मैसेज है उस पर बॉब की पब्लिक की रेज कर देनी है, दैट मीन्स पावर रेज कर देनी है। सो बॉब की पब्लिक की है ई, एम की पावर ई एंड मॉड एन, एंड लेट्स से दिस वैल्यू कम्स टू सी। सो सी आपका ये हो गया सिफर टेक्स्ट, ई आपकी बॉब्स पब्लिक की, ठीक है, एम है आपका प्लेन टेक्स्ट, एन कॉमन पैरामीटर है या आप कहिए ई कोमा एन इज द पब्लिक की। सो एलिस क्या करेगी, नाउ ये जो सिफर टेक्स्ट है दैट सिफर टेक्स्ट कैन बी सेंड टू दिस सी, कैन बी सेंड टू बॉब। सो बॉब जैसे ही ये सी रिसीव करेगा, बॉब नीड टू डिक्रिप्ट इट। सो लेट्स सी डिक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या है। तो चूंकि जैसे मैंने बताया कि इनक्रिप्शन पब्लिक की से हुआ है तो डिक्रिप्शन सीक्रेट की से होगा। सो बॉब क्या करेगा, जस्ट सी की पावर अपनी पब्लिक की रेज कर देगा, सी की पावर डी मॉड एन कर देगा, एंड इट विल गेट एम। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है ये एम कैसे रिसीव होगा। सो एक्चुअली जब बॉब सी की पावर डी करेगा, सो यू कैन सॉल्व इट, सी बराबर सी की पावर डी है ना, तो सी की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं, सी की वैल्यू क्या है, एम की पावर ई है ना, सी इक्वल टू एम की पावर ई, ऊपर पावर डी मॉड एन, एम इक्वल टू, ओके। सो एम, नाउ आप देखेंगे व्हाट दिस बिकम, एम की पावर ई डी मॉड एन, और m की पावर ई डी इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है, चूंकि ई डी मॉड फाई एन इक्वल टू 1। ओके, सो ये 1 हो गया, तो बचा m मॉड n, और आपको मालूम है m n से छोटा है, सो दैट मीन्स m विल बी द आंसर। सो दिस इज द plain text that Bob can recover, or this is how the Bob can recover the plain text.
ओके, सो आप देख सकते हैं आरएसए जो है ना इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहा है, पावर, दैट मीन्स एक्सपोनेंशिएशन। सो आरएसए एक्चुअली यूजेज, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, आरएसए यूजेज एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेशन फॉर encryption and decryption. Okay, now क्वेश्चन राइज होता है कि आरएसए को आप अडेप्ट कैसे करेंगे। ओके, सो अडेप्ट करने पर अब हम थोड़ी देर में आएंगे। तो आरएसए एक्चुअली ब्लॉक सिफर है, आरएसए इज ए ब्लॉक सिफर एल्गोरिथम। सो जो आपका मैसेज एम है, जो कि एम इज एक्चुअली एन इंटीजर लेस देन एन। सो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ब्लॉक होगा आपको उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एक इंटीजर में। तो आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे जो आपका मैसेज है, मैसेज ब्लॉक जो है, जो कि इंग्लिश टेक्स्ट हो सकता है, हिंदी टेक्स्ट या किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ टेक्स्ट होगा, तो आपको इस टेक्स्ट को जो है एक मैसेज इंटीजर में एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करना होगा। सो दैट इंटीजर कैन बी इनक्रिप्टेड एंड देन जब इससे जो सिफर टेक्स्ट आएगा दैट कैन बी डिक्रिप्टेड। सो सपोज दैट ये जो m है हमेशा, मान लीजिए ये m जो है हमेशा अगर लेस देन n है, तो n में कितने डिजिट्स होंगे, मैसेज m में कितने डिजिट्स होंगे, या या ब्लॉक साइज कितना होगा। जीरो कैसे होगा, नहीं नहीं, ब्लॉक साइज एम तो है ना, एम आपका एम जीरो हो सकता है, हाँ मैसेज जीरो हो सकता है, मैसेज कैन बी जीरो, बट जनरली जीरो कैन जो है ना जीरो मैसेज को हम अवॉइड करते हैं। तो एम की इनकोडिंग जीरो में नहीं होगी, एक वन से लेकर के एन के बीच का एक इंटीजर होगा। सो ब्लॉक साइज एक्चुअली आपका, मैंने कहा ना कि आपका जो मैसेज है जनरली अगर आप देखें एन है, तो आपका मैसेज एन एक इंटीजर है, तो मैसेज जो है ना नंबर्स के केस में कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वन से लेकर के वन लेस देन इक्वल टू एम इज लेस देन, यू कैन से एन, एन तो मॉडुलस है ना, तो एन नहीं होगा, यहाँ लेस देन रहेगा। जीरो हो सकता है, लेकिन अब जीरो को एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि जीरो जो है ना जनरली डजेंट मेक सेंस। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एम का साइज कितना होगा, एम का ब्लॉक साइज कितना होगा, व्हाट विल बी द, ये जो मैसेज है, या ये कहिए यहाँ पर ब्लॉक साइज कितना आएगा। ब्लॉक साइज का मतलब नंबर ऑफ बिट्स कितनी होंगे। सो नंबर ऑफ बिट्स का मतलब है कि आप एन को कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट चाहिए, वो आपका एक्चुअली ब्लॉक साइज होगा। सो एन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बिट्स हैं, अगर आई बिट्स लगती हैं, तो ये नंबर ऐसे होगा, टू की पावर आई इज लेस देन एन इज लेस देन इक्वल टू टू की पावर आई प्लस वन। जैसे मान लीजिए अगर आप ब्लॉक साइज ले रहे हैं 1000 बिट का, ठीक है, या ये कहिए एक मिनट,
लेट से एन का वैल्यू 1000 आपने ले लिया, तो 2 की पावर आई, दैट मीन्स सो 1000 जो है ना 2 की पावर 10 से तो स्मॉल है, 2 की पावर 10 होता है 1024, सो दैट मीन्स 1000 इज लेस देन 2 की पावर 10 एंड ऑल्सो लेस देन 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 हो गया आपका 512 और 2 की पावर 10 हो गया 1024। सो आपका ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा? आई, है ना, ये वाला नंबर आप ले लेंगे, आई 2 की पावर आई 512 बिट का, क्योंकि आपको एन जो है ना बड़ा रखना है और आपका नंबर एन से छोटा ही आएगा, लार्ज नहीं आएगा। सो 2 की पावर 9 512 होगा और 2 की पावर 10 आपका 1000 लिया है, सो एक मिनट, 2 की पावर 9 से तो काम नहीं चलेगा। 2 की पावर 9 आप मतलब 512 बिट का ब्लॉक साइज आप ले लेंगे अगर, तो 512 बिट में आप कितना बड़ा नंबर बना सकते हैं? नहीं 512, सो इस नंबर के लिए 512 के लिए कितनी बिट आपको रिक्वायर्ड होंगे? 9 बिट, है ना, 9 बिट्स। अच्छा ये तो बिट साइज है, ब्लॉक साइज की हम क्यों वरी कर रहे हैं? ब्लॉक साइज आपका 512 हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए बिट्स जो आपको लगेंगे वो 9 बिट लगेंगे, 512 9 बिट के आपके मैसेज होंगे। और बड़ा है तो आपको ज़्यादा और बड़े मैसेज ले सकते हो, ठीक है। सो आपका जो आई होगा वो आप ब्लॉक साइज ले लेंगे। तो ये फॉर्मूला है, एन की वैल्यू आपके ब्लॉक साइज से बड़ी होना चाहिए, ओके, क्योंकि ब्लॉक साइज में जो मैक्सिमम नंबर है इस केस में आपका 511 होगा, तो आपका मॉडुलस ये काम करेगा, क्योंकि आपका जो वो भी एम है वो कभी भी मॉडुलस से एक्सीड नहीं कर सकता है। तो इसलिए हम ये नंबर जो है इसके बेस पर ब्लॉक साइज निकालेंगे। तो जो पावर आई है ये होगा बिट साइज, इतने बिट का साइज होना चाहिए। सो आई मतलब 9 बिट का मैसेज होगा। सो आपको अकॉर्डिंगली जो है ना आपका ब्लॉक साइज आपको चूज करना पड़ेगा। तो आपको लार्ज ब्लॉक साइज रखना है तो लार्ज एन लेना पड़ेगा आपको। सो आपका जो ब्लॉक साइज है दैट विल डिपेंड ऑन एन। ओके, सो ये तो है चलिए ब्लॉक साइज के बारे में। नाउ इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आरएसए के लिए। सो मैं आरएसए पर जो एग्जाम्पल है वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप एग्जाम्पल ज़रा देख लेना, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है, सिंपल एक मॉडुलस अरिथमेटिक है। एग्जाम्पल के तौर पर बुक में करके दिखाया हुआ है तो आप पढ़ लीजिएगा। ओके, मेरा दूसरा काम इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आरएसए की प्रोसेसिंग कैसे होगी, कि आपने जब ब्लॉक साइज बना दिया है तो आरएसए की प्रोसेसिंग कैसे होगी। तो सो लेट मी show you this diagram. So can you see this diagram? तो नाउ जो प्रोसेसिंग है आरएसए की वो कैसे होती है, यू कैन सी दिस इज अ टिपिकल प्रोसीजर, जरूरी नहीं हम एग्जैक्टली इसी को फॉलो करें, बट आपका जो अप्रोच है दैट इज सेम। इसमें जो पैरामीटर्स दिए हैं, जिस तरीके से साइज चुने गए, जरूर नहीं है वो साइज हो। तो सबसे पहले जो सेंडर है आपका, सपोज दैट, तो सेंडर ने क्या किया, अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे आपकी जो जनरल अप्रोच दिखाई गई है कि सबसे पहले रैंडम नंबर जनरेटर से आपने पैरामीटर्स चूज किए, ई पी क्यू, जैसे आर एस इस्तेमाल करेंगे। तो स्टेप 1 आपकी जो है सबसे पहले आप की जनरेट करते हैं। की जनरेट करने के बाद आप अपनी प्राइवेट की पब्लिक की चूज करते हैं। सो प्राइवेट की पब्लिक की हो गई, एंड देन आपके पास एक एन है वो भी आपने जनरेट कर लिया और इससे पब्लिक की हो गई। सो स्टेप 1 और 2 जो सबसे पहले आप परफॉर्म करते हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइवेट की पब्लिक की आपकी जब हो जाएंगी जनरेट, देन आप इनक्रिप्शन स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स जब तक आप 1 और 2 प्रोसेस कंप्लीट नहीं करें, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, जब स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएंगे देन आप अब इनक्रिप्शन कर सकते हैं। तो ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब जब इनक्रिप्शन कैसे होगा, तो जो सेंडर है, सेंडर विल हैव सम प्लेन टेक्स्ट पी। सो ये जो प्लेन टेक्स्ट है, जैसे मैंने कहा पहले कि ये जो प्लेन टेक्स्ट है, चूंकि आरएसए जो है सारा जो कंप्यूटेशन है वो इंटीजर्स के ऊपर परफॉर्म करती है ना। आरएसए में ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स, जिन पर जो ऑपरेशंस हो रही है, जो वेरिएबल्स हैं सबके सब इंटीजर वेरिएबल्स हैं। जैसे मैंने कहा ई डी
और जो फाई एन पी क्यू एम ऑल वर इंटीजर्स, सी भी आपका एक इंटीजर वैल्यू आएगी। सो सबसे पहले आपका जो भी प्लेन टेक्स्ट होगा आपको एक मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा जिससे आप उसे एक डेसिमल नंबर में बदल पाएँ। दैट मीन्स डेसिमल स्ट्रिंग्स हम उसे बोल रहे हैं आप। ठीक है, स्ट्रिंग्स इसलिए टर्म इस्तेमाल हो रही है क्योंकि नंबर्स भी आपका सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स एक तरीके से देखा जा रहा है। तो आपने उसको डेसिमल स्ट्रिंग्स में बदल दिया। फिर आप उस स्ट्रिंग को, जो एक लार्ज नंबर हो सकता है, तो पहले आप इसे स्मॉल स्मॉल नंबर्स में चंक में ब्रेक करेंगे, क्योंकि आपका मैसेज अलर्ट से कोई बड़ा नंबर आ गया है ना, तो उस लार्ज नंबर को आपको स्मॉल नंबर्स के चंक्स में ब्रेक करना पड़ेगा। सो हमने एक ब्लॉक साइज जो होगा उसके हिसाब से हम चंक्स में ब्रेक कर देंगे। हम्म? जो ब्लॉक साइज परमिट कर रहा होगा, जैसे आपने देखा था कि अभी हमने निकाला था उस केस में 512 से छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक कर देंगे फिर। ओके, सो उसके लिए हमें डिजिट्स को चॉप करना पड़ेगा। सो जो आपका जो लॉन्ग मैसेज था उसमें से हमने ब्लॉक्स बना लिए, P1 P2 एंड सो ऑन Pn। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, जो सिफर्स में हर एक P1 P2 ये जो प्लेन टेक्स्ट, इनको सबको सेपरेट प्लेन टेक्स्ट की तरह या एक ब्लॉक की तरह इस्तेमाल करेंगे। सो पहले ब्लॉक को इनक्रिप्ट करना है, जैसे P1 इज द फर्स्ट ब्लॉक, सो P1 की पावर E किया, आपको C1 मिल गया। सिमिलरली P2 की पावर E करेंगे तो आपको सिफर टेक्स्ट 2 मिल गया, P3 की पावर E एंड सो ऑन। सो जितने ब्लॉक्स हैं, ये जो चंक्स हैं, इन सबको आप एक एक करके इनक्रिप्ट करोगे और फिर आपको सिफर टेक्स्ट के भी चंक्स मिलेंगे। आप इन सबको ट्रांसमिट कर देंगे। रिसीवर भी क्या करेगा, इन चंक्स को सीधे सीधे C1 C2 एंड सो ऑन सबको डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने का तरीका क्या है, सिफर टेक्स्ट की पावर रेज कर दीजिए। तो C1 एक नंबर इंटीजर है, पावर भी इंटीजर है, तो आपको एक नंबर इंटीजर मिलेगा मॉडुलस लेने के बाद। सो P1 P2 ऑल विल बी इंटीजर्स। तो ये हो गया रिसीवर के पास। ठीक है, हालांकि रिसीवर को भी यही प्रोसेस करके अपनी भी की पेयर जनरेट करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये एरो दिखाया गया है कि रैंडम नंबर जनरेटर से वो ई पी क्यू जनरेट करेगा, फिर वो पी एन क्यू चूज करेगा। तो अपने अपने ये भी अपनी प्राइमरी की और वो सब चूज करेगा, लेकिन हमें अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काम जिस तरीके से की जनरेशन सेंडर करेगा उसी तरीके से की जनरेशन रिसीवर कर रहा है। ओके, और सेंडर क्या कर रहा है, रिसीवर की एक्चुअली पब्लिक की को इस्तेमाल कर रहा है इंक्रिप्शन के लिए, और डिक्रिप्शन में रिसीवर अपनी प्राइवेट की इस्तेमाल करेगा। तो ये तो एक अप्रोच है थियोरेटिकल पर्पज़ के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे होगा, इसका एक सिंपल एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। सो इस एग्जांपल में देखें, सपोज ये एक मैसेज है HOW हाउ आर यू। ओके, सो जनरली हम क्या करेंगे, इन लेटर्स के लिए एक इनकोडिंग डिफाइन कर लेते हैं। सो जैसे H के लिए कोड हो गया 33, O के लिए कोड हो गया 14, W के लिए कोड हो गया 22। तो हमने जो इंग्लिश में जो हमारा जो मैसेज है, तो हर मैसेज में जो करेक्टर्स हैं, जितने करेक्टर्स पॉसिबल हैं, सबके लिए एक हमने न्यूमेरिक कोड असाइन कर दिया, इंटीजर कोड। ओके, सो जब इंटीजर कोड आपने असाइन कर दिया तो क्या होगा, ये आपको इस तरीके से एक स्ट्रिंग मिलेगी। सो दिस इज द डेसिमल स्ट्रिंग जिसकी हम बात कर रहे थे। ओके, सो अब ये जो डेसिमल स्ट्रिंग बन गई है, अब इसके हिसाब से आपका जो ब्लॉक साइज है, जैसे मेरा ब्लॉक साइज 512 था, अभी हम एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहे थे जो, तो 512 है, तो आप इस स्ट्रिंग को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि कोई भी पीस में जो नंबर आने वाला है वो 512 से बड़ा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कोई ऐसा नंबर दिखा करके नहीं बताया। सो अज्यूम कर लीजिए हमने चार चार जो हमारे साइज के अकॉर्डिंग चार चार डिजिट्स का जो ना नंबर हमें शूट करता है, इससे बड़ा नहीं होगा नंबर कोई भी हमारा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने चार चार डिजिट का एक ब्लॉक्स बना लिया। सो ये हो गया P1 3314, P2 हो गया 2262, P3 हो गया 0017, यहाँ से ये है ना, एंड सो ऑन। सो इस केस में आपके जो टोटल जो है ना 4 ब्लॉक्स बने। तो इस तरीके से दिस इज हाउ द ब्लॉक्स विल बी जनरेटेड। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्लॉक्स का साइज है ये आपके डिपेंड करेगा कि आपके एप्लीकेशन क्या है उस पर। ब्लॉक का साइज क्या लेना है, इनकोडिंग क्या लेना है, ये आपको अपने एप्लीकेशन की जो प्रोज कॉन्स और लिमिटेशंस को देख करके डिसाइड करना है। आप कितना बड़ा की साइज या ब्लॉक साइज इस्तेमाल करना चाहते हो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ना अब ब्लॉक साइज छोटा आपको रखना है, बड़ा रखना है, ये आपके एप्लीकेशन किस स्पीड से और कितना डेटा जनरेट कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। और आप कितनी कंप्यूटेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी कंप्यूटेशन होगी वो इंटीजर्स के ऊपर होगी, और इंटीजर्स की हम पावर रेज करेंगे तो वो लार्ज पावर्स रेज करके आंसर्स करेंगे हम लोग। तो आपकी मशीन कितने बड़े इंटीजर्स को हैंडल कर सकती है उस पर भी हमें, उसके हिसाब से भी हमें ये ब्लॉक साइज और ये सब चूज करना पड़ेगा। साथ में ब्लॉक साइज चूँकि एन पर डिपेंड कर रहा है, तो आपका एन जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से ब्लॉक साइज भी आपका बनेगा। तो एन एक्चुअली डिपेंड करता है किस पर, आपको बड़ा एन लेना पड़ेगा, बड़े जो है ना ज़्यादा बड़ा
की साइज आपको चाहिए तो उस हिसाब से एन भी बड़े हो जाएंगे, ठीक है, एन की भी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। सो आप कितना सिक्योरिटी चाहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी की साइज पर डिपेंड करेगी, तो फिर दैट मीन्स सब कुछ की साइज पर डिपेंड करने वाला है, आप कौन सा की साइज इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आर के कई सारे वेरिएंट्स हैं, कितने अलग अलग की साइज़ के लिए आर है। तो नाउअडेज जो सेफ की साइज़ जो माना जाता है वो 2048 से लेकर के उससे आगे का है, मतलब जो की का साइज़ है 2048 बिट का होगा। सो इस तरीके से आपने P1 P2 P3 P4 और जो भी P5 P6 हैं ये ब्लॉक्स बना लिए। अब आप इनको एक एक करके इनक्रिप्ट कर सकते हैं। सो इन्होंने यहाँ इनक्रिप्ट करके दिखाया है। जो की जिन्होंने चूज की है ये आपका n है यहाँ पर, तो आपने पावर रेज करके प्राइवेट की 11 है, तो आपने सॉरी पब्लिक की 11 है, तो आपने 3314 की पावर 11 किया, मॉड लिया एंड देन यू जनरेट दीज नंबर्स। सो यू जस्ट सी दोज कैलकुलेशंस कैसे कर रहे हैं। आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझना है सो दैट यू विल बी एबल टू रियलाइज कि एक्चुअली आरएसए कैसे इनक्रिप्शन करता है। इनक्रिप्शन का मैकेनिज्म आपने समझ लिया, लेकिन इंग्लिश टेक्स्ट पर इनक्रिप्शन हम कैसे करेंगे, अडेप्ट कैसे करेंगे आरएसए को, ये एक्चुअली एक प्रोसीजर को डेमोस्ट्रेट कर रहा है। तो आपने C1 C2 C3 C4 C5 C6 सबको इनक्रिप्ट कर लिया, फिर आप इसे ट्रांसमिट कर दीजिए। रिसीवर क्या करेगा, अगेन जब ये सिफर टेक्स्ट रिसीव होंगे तो रिसीवर इस पर अपनी प्राइवेट की रेज करके इनको मॉड लेकर के सॉल्व कर लेगा, एंड सॉल्व करने के बाद उसे P1 P2 P3 P5 C6 मिल जाएंगे, और फिर ये इनको वापस से कंबाइन कर लेगा। जैसे आप देखेंगे एग्जैक्टली वही 3314221, तो इनको आप कंबाइन कर लीजिए, और फिर जैसे यहाँ इनकोडिंग की थी उसी को वापस उसी हिसाब से डिकोडिंग कर लीजिए। सो दैट मीन्स 33 का मतलब होगा H, 14 आपको मिल रहा है तो O, 22 मिल रहा है तो W एंड सो ऑन, और इस तरीके से आप वापस मैसेज रीजनरेट कर लेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ द RSA एल्गोरिथम इज अडेप्टेड फॉर एन एप्लीकेशन। कोई क्वेश्चन अभी तक? नहीं, ओके। Okay, so now let's talk about the security of RSA now. Sorry, SECU, security of RSA. So सबसे पहले क्या ब्रूट फोर्स अटैक का सिचुएशन क्या है? सो अगर मान लीजिए अटैकर को आरएसए पर ब्रूट फोर्स अटैक करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली ब्रूट फोर्स अटैक के लिए क्या करना पड़ेगा, अटैकर को डी गैस करना पड़ेगा ना। तो ब्रूट फोर्स अटैक में अटैकर क्या करेगा, सो अटैकर के पास सपोज समहाउ एक सिफरटेक्स्ट सी चैनल से मिल गया, so C is the ciphertext that attacker has। और अटैकर के पास क्या होगा, जो C है उस जो करस्पॉन्डिंग जो भी यूजर है जिसकी पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया गया, तो पब्लिक की का तो पता होगा ही अटैकर को। सो दैट मीन्स अटैकर मे बी नोइंग E एंड N, है ना। E पता है, मान लीजिए ये बॉब को मैसेज भेजा गया था, तो बॉब की पब्लिक की अटैकर को पता है, बॉब्स पब्लिक की, PU बॉब लिख देता हूँ मैं, पब्लिक की। दैट मीन्स E और N अटैकर को पता है, और C भी पता है। नाउ अटैकर को डिक्रिप्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक तो तरीका है कि अटैकर क्या करे, उसे E पता है लेकिन अब उसे पब्लिक की क्या है D, N, प्राइवेट की D, N है, तो वो D की सारी वैल्यू ट्राई करे। N उसे पता है लेकिन D नहीं पता है, तो D पता करने के लिए वो क्या करेगा, जितनी पॉसिबल डीज हो सकती हैं, और D आपका कहाँ से आता है, इस सेट से 1 से लेकर के 5n जो भी नंबर होगा, है ना, क्योंकि D का मतलब क्या है, ये ED 5n 1 होता है। तो ये जो E और D पर जो मॉडुलस है ये 1 पर डिफाइंड है। आप अगर की जनरेशन की प्रोसेस देखेंगे वहाँ भी हम देखेंगे कि जो नंबर्स हैं E और D 1 और 5n के बीच जनरेट होते हैं, है ना। ये देखिए E और D दोनों 1 से लेकर के 5n के बीच के नंबर हैं। तो एक ऑप्शन तरीका ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब क्या है कि हम ब्रूट फोर्स अटैक के लिए एक एक करके ये सारी की ट्राई करके देख लें,
1 2 3 अप टू 5n, जो भी नंबर होगा इनमें से कोई एक डी होगा, है ना। तो आप ई आपको पता है तो एक नंबर आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, ई आपको मालूम है कि डी और ई सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे ओबियसली। तो एक कम करके दैट मीन्स आपको पूरा ये सेट से डिक्रिप्शन करके देखना पड़ेगा। तो जनरली हम कोशिश करते हैं कि ये सेट काफ़ी बड़ा हो, लार्ज एनफ हो, सो दैट अटैकर सारे डीज को ट्राई करके ना देख पाए, नहीं तो पब सीक्रेट की आपकी पता चल जाएगी, है ना। तो ओबियसली हमें इस सेट को लार्ज करना पड़ेगा, और ये सेट लार्ज कब होगा, जब आपका एन लार्ज हो। ओके, और एन एक एन कैसा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। ओके, और एन कंपोजिट ऐसा नंबर है जिसके दो प्राइम फैक्टर्स हैं पी एंड क्यू, सो दैट मीन्स एन को फैक्टर करना भी मुश्किल है, एन को फैक्टर भी करना मुश्किल है। तो एक्चुअली अटैकर फाई एन का साइज पता भी करना चाहे ना, फाई एन क्या है, सो अटैकर को एक्चुअली एन है, एन से अगर वो पी क्यू पता कर ले समहाउ, अटैकर अगर पी क्यू पता कर लेगा, ओके, क्योंकि एन से एन एक बहुत बड़ा नंबर होगा, तो अटैकर के एन के फैक्टर करके नहीं देख सकता। एक तो लार्ज एक तरीका है कि एन को पता करने के लिए अटैकर इसके फैक्टर्स पता कर ले, और जब फैक्टर पता चल जाएगा तो एन को क्या पता, एन अटैकर को क्या पता चल जाएगा, 1 से लेकर के फाई एन क्या है ये पता चल जाएगा पहले। ओके, लेकिन फाई एन अटैकर नहीं पता कर सकता, क्यों, इस सेट का साइज कितना है फाई एन, तो अटैकर को इस सेट का साइज भी पता होना चाहिए पहली चीज़। तो अटैकर को इसका साइज पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाई एन को फैक्टर, सॉरी एन को फैक्टर करना पड़ेगा। लेकिन आपको मालूम है कि कई बार आपने देखा होगा कि एक कोई ऐसा नंबर हो, कंपोजिट तो है वो, लेकिन उसमें दो बड़े बड़े प्राइम फैक्टर्स हों, तो उसे फैक्टराइजेशन करने में आपको बहुत डिफिकल्टी आती है। आप सोचते हैं कि 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है, 2 से डिवाइड करके देखते हैं, फिर 3 से डिवाइड करके देखते हैं, फिर 4 से डिवाइड करके देखते हैं। या ये कहिए कि आप थोड़े से स्मार्ट अनफ हैं, आपको नंबर थ्योरी की अच्छी नॉलेज है, तो आपने केवल जो एन से स्मॉल प्राइम नंबर से सबसे डिवाइड कर करके देखा। तो लेकिन आपको ऐसे एन को ऐसे फैक्टर करने में, चूंकि एन एन को हमें इतना बड़ा लार्ज नंबर लेना है कि आप एन को फैक्टर ही ना कर पाएँ, ठीक है। और जब आप एन को फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो आपको पी क्यू नहीं मिलेंगे, और जब पी और क्यू नहीं मिलेंगे तो आपको फाई एन नहीं मिलेगा। ओके, और जब आपको फाई एन नहीं मिलेगा तो आपको इस सेट के साइज का पता ही नहीं चलेगा। तो आप कितना बड़ा सेट ट्राई करेंगे, यू डू नॉट नो, ठीक है ना। सो ओबियसली ये जो आर एस ए है, आर एस ए की पूरी सिक्योरिटी डिपेंड करती है पी एंड क्यू की नॉलेज पर। सो एक्चुअली अगर आपको पी और क्यू पता चल जाए तो अटैकर क्या कर सकता है, मान लीजिए अटैकर को पी और क्यू पता चल जाए, ई पता चल गया और पी एंड क्यू पता चल गया, ई और एन अटैकर के पास पहले से था, और सपोज एन को उसने फैक्टर कर लिया, तो जब एन को फैक्टर कर लिया तो वो फाई एन कंप्यूट कर सकता है, क्योंकि एन के दो फैक्टर वो उसे मालूम है कि एन इक्वल टू है पी इंटू क्यू, तो वो आराम से फाई एन निकाल लेगा। सो फाई एन क्या हो जाएगा, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, और जब फाई एन निकल गया तो फिर अटैकर क्या कर लेगा, सिंपली अब उसे मालूम है ई, सो अब वो डी को अब उसको एक एक करके सब ट्राई नहीं करना पड़ेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, ई का इन्वर्स निकाल लेगा, क्योंकि डी क्या है, ई का इन्वर्स है और ई डी का इन्वर्स है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है ना। कि आपको याद है हमने डी कैसे कंप्यूट किया था, डी इज इक्वल टू इनवर्स मॉड फाई एन। तो उसका सबसे काम आसान, एक तो है सारी की ट्राई करना, सारी की ट्राई करने से अच्छा है वो स्मार्ट काम करना चाहता है, तो वो उसके सामने ऑप्शन है कि पहले मैं एन को फैक्टर करके पी क्यू पता कर लूँ, अगर एन का फैक्टर करके उसे पी और क्यू दोनों मिल गए तो वो फाई एन निकाल लेगा, और फाई एन जैसे ही उसके पास आया तो फिर सिर्फ उसे क्या करना है, ई का इन्वर्स निकालना है। और आपको मालूम है कि ये इन्वर्स निकालने के प्रोसेस के लिए फर्मेट थ्योरम या यूलर थ्योरम या एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, उससे आसानी से ये इन्वर्स कंप्यूट किया सकता है, क्योंकि इन्वर्स कंप्यूटेशन डिफिकल्ट नहीं होती है ना। इन्वर्स कंप्यूटेशन तो बहुत आसान है, हमारे पास एल्गोरिथम है, तो अटैकर आसानी से फिर उसे ब्रूट फोर्स अटैक भी नहीं करना है, सीधे सीधे वो की निकाल लेगा। ओके, तो दैट मीन्स आरएसए की सिक्योरिटी किस पर डिपेंड है,
देखिए आप अटैकर को एन बता चुके हैं, ई बता चुके हैं, आपने सिर्फ एन के फैक्टर्स नहीं बताए हैं। तो अगर अटैकर एन के फैक्टर पता कर लेता है, दैट मीन्स एन किन दो प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके बना है। अटैकर को ये भी पता है कि एन जो है एक कंपोजिट नंबर है और ये दो लार्ज प्राइम नंबर से बना है। तो अगर उसे एक भी नंबर पता चल गया तो ऑब्वियसली दूसरा पता चल ही जाएगा। तो अटैकर का जो मोटिव है वो क्या है, एक इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना है। दैट मीन्स एक नंबर जो है उसे फैक्टराइज करना है, इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम। सो इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम क्या कहती है, गिवन ए नंबर n then find prime numbers smaller than n such that, so prime numbers let's say p1 p2 जो हैं and so pk such that कि in p1 p2 pk का p1 into p2 into and so on into pk इक्वल टू एन मिल जाए आपको। तो ये फैक्टर्स पता करना है। सो दिस प्रॉब्लम इज नाउन एज इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम। ओके, तो आपने बचपन में क्लासेस में कई नंबर्स के फैक्टराइजेशन किए होंगे, तो वही इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम थी। तो आप क्या करते थे, जैसे आपको मैं एक नंबर दे देता हूँ, लेट्स से 120, तो आप 120 को फैक्टराइज करते थे कैसे, 2 या सीधा जैसे आप 4, अगर ऐसे फैक्टराइज करना है तो सिंपली पहले आप 2 से इसे डिवाइड करते थे। ठीक है, तो एक फैक्टर आ गया 2, लेट्स डू इट, ऐसे करते थे ना आप फिर 2 से डिवाइड कर सकते हो तो 30, अब 2 से डिवाइड कर दिया 15, अब 3 से डिवाइड कर दिया 5, अब 5 से डिवाइड कर दिया 1। सो ये प्राइम नंबर्स आ गए, आप देखिए। सो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। सो ये जो नंबर्स आ गए इनकी पावर्स भी रिपीटेड हैं, तो ये इसमें से ये जो नंबर्स हैं ये रिपीटेड हो सकते हैं, तो आप पावर कर सकते हैं इसमें। सो 2 की पावर 3 ये फैक्टर्स आ गए, तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ये प्राइम नंबर है ना 2 3 5। तो इस तरीके से आपको एक नंबर को फैक्टराइज करना होता है। तो कई नंबर्स तो आसानी से फैक्टर हो जाते हैं कंपोजिट नंबर, लेकिन कई नंबर्स को फैक्टर करने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, जैसे मैंने 121 नंबर दे दिया आपको, तो आप इसे 2 से ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, 4 से ट्राई करेंगे, 5 से, तो आप इसमें सक्सेसफुल तब तक नहीं होंगे जब आप 11 तक ट्राई करते करते नहीं पहुंच जाते हैं। तो ये तो बहुत इजी आसान मतलब प्रॉब्लम थी। अगर मैं कोई ऐसा ऐसा नंबर दे दूं जिसके जो फैक्टर्स हों वो बहुत लार्ज प्राइम नंबर्स हों केवल, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर मैंने अपनी तरफ से देखा और लेट्स से 93 आई गेस प्राइम नंबर है, नहीं 93 नहीं है प्राइम नंबर, 83 प्राइम है ना। और लेट्स से एक नंबर मैंने ले लिया 251 ले लेते हैं, ये प्राइम है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके एक बड़ा कोई नंबर बनाया और वो आपको दे दिया, तो आपको इसके फैक्टर करने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि आप छोटे छोटे नंबर से पहले ट्राई करते हैं 2 3 4 5 6 7। तो जब तक आप 83 तक आते ट्राई करते करते नहीं आएंगे, 83 से सारे स्मॉल प्राइम नंबर ट्राई नहीं कर लेंगे, तब तक उस नंबर को आप फैक्टर ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एक आप ऐसा कंपोजिट नंबर दे दिया जाए जिसके लार्ज प्राइम फैक्टर्स हों, केवल 2 ही, सो जिसके इसमें एन आपको जो दिया जाता है उसमें 2 ही प्राइम फैक्टर हैं पी एंड क्यू, तो आपको अब इसमें से मान लीजिए क्यू स्मॉल है, ओके, पी लार्ज नंबर है, तो जब तक आप क्यू तक सारे प्राइम नंबर, क्यू से छोटे प्राइम नंबर और क्यू पर ट्राई करते करते नहीं आ जाते हैं, तब तक एन इसको फैक्टर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये पी और क्यू बहुत लार्ज हुए तो आप जो प्राइम फैक्टर कर करके देख रहे हैं, एक एक करके जो फैक्टर कर रहे हैं, इसको आप मान लीजिए ये चेक करने में आपको 1000 साल लग जाए, तो दैट मीन्स आप एन को फैक्टर नहीं कर पाएंगे, एक तरीके से ये कहें तो, है ना। सो आपकी जो आरएसए की पूरी सिक्योरिटी है वो इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम
दैट मीन्स एक इंटीजर को फैक्टर करने के लिए जो प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड है। तो वो प्रॉब्लम जितनी डिफिकल्ट होगी आरएसए को ब्रेक करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। सो इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, डिफिकल्ट मतलब का मतलब मेरा यहाँ है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम नहीं है, एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं है, ये टर्म है। ठीक है, ये हमारे डिजाइन एल्गोरिथम में भी डिस्कस करेंगे कि डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का मतलब क्या है, या नॉन पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम्स क्या होती हैं। सो हम एक्चुअली उनको एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम्स बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम ऐसी एल्गोरिथम होती हैं जिसमें इनपुट साइज बढ़ाने पर उनका जो टाइम टेकिंग है या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। तो जैसे ही आप इनपुट का साइज एक लेवल तक ले जाते हैं, एक सफिशिएंट लार्ज नंबर पर ले जाते हैं, उसके बाद वो एल्गोरिथम्स को रन करोगे आप मशीन पर, तो आपको मशीन से आंसर मिलने में डिपेंडिंग ऑन द आपने इनपुट साइज कितना लिया है ईयर्स लग सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। तो अगर आरएसए को आपको ब्रेक करना है तो आपको इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम के लिए एक ऐसी एल्गोरिथम डेवलप करना पड़ेगी जो पॉलिनोमियल टाइम में रन करती हो। एंड करेंटली ये प्रॉब्लम को लोग बहुत सालों से जानते हैं, लेकिन इसके लिए अभी तक हमें कोई भी एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं मिली है। हालांकि पहले हम जो एल्गोरिथम्स जानते थे उससे हम बेटर एल्गोरिथम्स रेगुलरली खोजते जा रहे हैं। ओके, सो इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम में हम रेगुलरली इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड हो तो इंटीजर फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम की थ्योरी पढ़ सकते हैं, इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। बट स्टिल दिस इज ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, सो इसलिए अभी आरएसए सिक्योर है। हालांकि अब ये जो प्रॉब्लम है ये इम्प्रूव होती जा रही है, तो इसलिए हम पहले जो लार्ज नंबर्स थे हम सोचते थे हम इनका अभी फैक्टर एक एक फीजिबल टाइम में नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बाद में एल्गोरिथम्स इम्प्रूव होती गई। तो इसलिए क्या हुआ कि जो एन का साइज हमें रेगुलरली बढ़ाते जाना पड़ रहा है, और एन का साइज बढ़ाने का मतलब हुआ हम की साइज बढ़ाते जा रहे हैं। तो आरएसए में अब जो सेफ की साइज है वो 2048 से लेकर के 4096 बिट तक का की साइज हम इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हो कि की साइज, जबकि एईएस में जो की साइज इस्तेमाल करते हो वो कितना है 128, और एईएस की सिक्योरिटी अभी भी फुल प्रूफ है। तो 128 बिट की सिक्योरिटी, उस एईएस टाइप की सिक्योरिटी जो 128 बिट में एईएस आपको दे देती है 128 बिट की में, वही सिक्योरिटी को आपको अचीव अगर करना है तो आरएसए में आपको लगभग 2048 से लेकर के 4096 बिट तक का की साइज इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कहाँ एईएस 128 बिट में ही सिक्योरिटी दे रही है, और वही सिक्योरिटी, उसी लेवल की सिक्योरिटी अगर आपको आरएसए में चाहिए तो 2048 से लेकर के 4096 बिट का की साइज आपको लगेगा। ओके, सो दैट मीन्स इसीलिए आप देख रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं, दीज एल्गोरिथम्स आर नॉट एफिशिएंट। ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में बहुत सारे इशूज हैं, कुछ जहाँ ट्रस्ट की कमी होती है वहाँ पे फिर हमें पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मैं बता चुका हूँ क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज करना पड़ रही है। की एक्सचेंज हम वहाँ नहीं कर सकते। ओके, सो सिर्फ की एक्सचेंज के लिए हम ये एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं। तो आरएसए हम इस्तेमाल अगर अभी कर रहे हैं, लेकिन आरएसए में जो की साइज है वो रेगुलरली बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक कंसर्न है, क्योंकि की साइज बढ़ता जाएगा तो ओबियसली आरएसए स्लो होती चली जाएगी, क्योंकि जितना बड़ा आप की साइज लेंगे उसी हिसाब से फिर आपको लार्ज नंबर के साथ काम करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई दिस इज़ वन कंसर्न फॉर आरएसए। नाउ आरएसए पर ब्रूट फोर्स के अलावा some mathematical attacks हैं जो people have proposed, but those attacks are based on the theory of numbers, but वो there is no feasible attack is there till now. देन आरएसए पर एक और अटैक लॉन्च किया सकता है, वो है टाइमिंग अटैक। तो टाइमिंग अटैक के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टाइमिंग अटैक का मतलब क्या है, क्योंकि आरएसए जो है एक्सपोनेंशिएशन मेथड इस्तेमाल करता है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में। तो जो एक्सपोनेंशिएशन एल्गोरिथम्स हैं, जो इंटीजर्स का जो एक्सपोनेंशिएशन है, वो हम जनरली जो एल्गोरिथम्स हैं वो एक्चुअली नंबर्स के बाइनरी लेवल पर एक्सपोनेंशिएशन करती हैं। ओके, एक्सपोनेंशिएशन आपको मालूम है ना, एक्सपोनेंशिएशन के लिए हम राइट शिफ्ट करते चले जाएं तो आपको मालूम है कि बिट्स में शिफ्टिंग करते हैं तो नंबर्स 2 के पावर से बढ़ता चलाता है। जैसे 10 ये नंबर है। ओके, अब मैं इसी नंबर को एक पोजीशन और इधर शिफ्ट कर दूं तो आप देखेंगे ये जो नंबर है
एक जीरो यहाँ आ जाएगी इस जगह पर, क्योंकि मुझे एक जीरो फिल करना पड़ेगा, 5 बिट का नंबर हो जाएगा, सॉरी एक यहाँ जीरो। तो ये नंबर देखेंगे, ये वाला नंबर डबल हो जाएगा जस्ट। तो एक्चुअली क्या होता है, एक्सपोनेंशिएशन में शिफ्टिंग करने से नंबर डबल होता चला जाता है। तो हमें नंबर्स में जो मल्टीप्लिकेशंस करना है, वो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन, वो एक्सपोनेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो शिफ्टिंग के बेस्ड पर होता है। और शिफ्टिंग एंड सम अदर ऑपरेशंस। लेकिन चूंकि आरएसए में जो एक्सपोनेंशिएशन होता है, तो एक्सपोनेंशिएशन जब हम करते हैं तो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेशन में जो लगने वाला टाइम है वो डिपेंड करता है आपका जो बाइनरी पैटर्न है उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। ओके, ये तो मैंने एक आइडिया देता, यही इसी से एक्सपोनेंशिएशन एल्गोरिथम काम नहीं करती है। ये तो मैंने सिर्फ ये बताया कि आप शिफ्टिंग से राइट शिफ्ट या लेफ्ट साइड, राइट शिफ्ट से जो ना नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेफ्ट शिफ्ट से डिवाइड कर सकते हो। ओके, लेकिन एक्सपोनेंशिएशन सीधे इसी तरीके से नहीं होगा, ये एक पार्ट है उसका एक्सपोनेंशिएशन एल्गोरिथम का। लेकिन जो आपकी एक्सपोनेंशिएशन एल्गोरिथम्स हैं उनकी जो टाइम है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो डिपेंड करती है कि आपका जो बाइनरी पैटर्न जो दिए हैं आपने एक्सपोनेंट, दैट मीन्स आपका जो नंबर और उसके ऊपर जो पावर रेज करना है वो, उन नंबर्स में नंबर ऑफ वंस कितने हैं उस पर टाइम डिपेंड करता है। तो तो अटैकर क्या कर सकता है कि आपको मतलब इनक्रिप्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, सपोज अटैकर वो एक्सेस कर सकता है समहाउ आपके चिप से। जैसे आपने मान लीजिए आपने किसी से चिप खरीदी, उस कंपनी ने ही उसमें कुछ सीक्रेट सॉफ्टवेयर छुपा रखा है, लॉजिक बॉम्ब और इस टाइप के सॉफ्टवेयर। तो वो हो सकता है वो डेटा बताकर आपको लीक करता रहे, आपको बेचता रहे चिप से, है ना। अ, तो एक्सपोनेंशिएशन में कितना टाइम लगने वाला है वो एक आइडिया दे सकता है कि आपके इनपुट में, दैट मीन्स जो मैसेज है उसमें नंबर ऑफ वंस कितनी है, या जो एक्सपोनेंट है उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। और ये जो ना सीधे सीधे फंक्शन होता है इनपुट्स में नंबर ऑफ वंस का। तो इसके बेस पर अटैकर एक पूरी प्रोफाइलिंग करके आपके इनपुट में या की में नंबर ऑफ वंस कितने हैं इसका आइडिया लगा सकता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के टाइम को ऑब्जर्व करके। सो आरएसए पर टाइमिंग अटैक पॉसिबल है। तो टाइमिंग अटैक से बचने के लिए भी कई सुझाव हैं अवेलेबल, और उनकी मदद से हम टाइमिंग अटैक्स को डील कर सकते हैं। चलिए आज यहीं क्लोज कर देते हैं। तो एक आरएसए पर चूजन सिफरटेक्स्ट अटैक भी है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो हमें अब एक्चुअली कुछ टॉपिक्स और डिस्कस करने हैं, तो कुछ टॉपिक मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ लीजिए एंड देन आप पूछ सकते हैं उसमें। एक सीसीए अटैक है आपके बुक में, पेज नंबर 313 ऊपर दिया हुआ है, आप उसे एक बार देख लीजिए। ओके, सो कोई क्वेश्चन और इसके बाद आरएसए पर? नहीं, सो ओके, देन आई कैन क्लोज।